students, this is Sonali. You are watching a YouTube channel that is Physics Friction of Minds. This is the place where we deal with the physics by going through the concept. Okay, so you have to go through a concept in order to understand the physics from as close as possible, and our motive is just to provide a guidance regarding the physics of a 12th board. Okay, so welcome you all in my physics class, and I am back with the next point of this chapter, that is electromagnetic induction, and is that coefficient of coupling, which is denoted by a symbol capital K. Okay, so friends, लास्ट लेक्चर में पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा. सेल्फ इंडक्टेंस में हमने देखा कि एक कॉइल हमने ली जिसे हमने बैटरी से रियोस्टैट से की से कनेक्ट किया, एक क्लोज सर्किट फॉर्म किया, उसमें से करंट फ्लो किया. ठीक है, इस तरह से और जब ये करंट चेंज हुआ तो क्या हुआ, जो फ्लक्स लिंक था इस कॉइल के साथ वो भी चेंज हुआ, और सेम कॉइल में एक दूसरा करंट इंड्यूस्ड हुआ जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. और वो इंड्यूस्ड करंट इस चेंज इन करंट को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है. ठीक है, सो ये चीज़ हमने देखी. इसे हमने कहा सेल्फ इंडक्टेंस, जो सेल्फली हुआ सेम कॉइल में हुआ. ठीक है, उसके बाद हमने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल है मतलब दो कॉइल्स के बीच में कुछ तो भी फिनोमेना हो रहा है, इसके लिए म्यूचुअल वर्ड इज देयर. तो वहाँ पे हमने दो कॉइल्स ली थी इस तरह से. एक कॉइल जो है वो हमने बैटरी की और रियोस्टैट से कनेक्ट किया जिसमें से हम करंट फ्लो करेंगे, और दूसरी कॉइल से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जिसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. सो इसमें क्या हो रहा था, इस कॉइल का करंट चेंज हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट थ्रू दिस कॉइल द EMF linked with this coil at the same time this coil was changing. सो जो EMF इस कॉइल के साथ लिंक हुआ था वो चेंज होने की वजह से इस कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड हुआ, जो फिनोमेना हुआ सेल्फ इंडक्टेंस का. पर एट द सेम टाइम यही फ्लक्स इस कॉइल के साथ भी लिंक्ड है. सो ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी इस नेबरिंग कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड हुआ, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. और दोनों में हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देखे थे, इसमें L इसमें M. This is called coefficient of self induction. This is called coefficient of mutual induction. This is also called as self inductance. This is also called as mutual inductance. ठीक है, तो ये हमने देखा था, और उसपे से सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले भी हमने डिराइव किए. तो एक जनरल फार्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही है. हमने देखा था कि the flux linked with the coil is proportional to the current flowing through a coil, right? So if number of turns is n, then flux linked with each turn is n phi, and we have replaced this proportionality by certain constant, right, that we called as a coefficient of self inductance. और इस पे से लिखा था हमने L is equals to n phi by I. Okay. Similarly mutual inductance का फॉर्मूला हमने लिखा था M is equals to n phi 1 upon I1. Okay. Sorry, n phi 2 upon I1. Okay. सो ये सारे फॉर्मूले हमें यूज़ करना है. सो आई होप कि आपने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो लेक्चर है वो देखा है. नहीं देखा होगा तो रिक्वेस्ट है पहले वो देखिए, तो ही ये पॉइंट आपको समझ में आएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स दैट wherever a word coefficient, ओके, और मॉड्यूलस कम्स दैट मेजर्स व्हाट, जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमने देखा. सो कोएफिशिएंट ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स मेजर ऑफ समथिंग. जो भी फिनोमेना हो रहा है वो कितने एक्सटेंट तक, कितने लेवल तक हो रहा है, वो मेजर करने के लिए जो कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, राइट. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड कितना विस्कस है ये कौन बताएगा, उसका कोएफिशिएंट बताएगा. वैसे ही यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. सो दो कॉइल्स हमने ली, इस कॉइल का करंट चेंज करने की वजह से इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ था वो भी चेंज हुआ. तो ये जो सेकेंडरी कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक हुआ है ये कितने एक्सटेंट तक चेंज हुआ, ये कितने एक्सटेंट तक चेंज हुआ, ये जो हमें एक कांस्टेंट फैक्टर बताएगा उसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. सो इट इज आल्सो मेजरिंग समथिंग, इट्स मेजरिंग द चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी बिकॉज ऑफ करंट चेंजिंग थ्रू प्राइमरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस, इट्स जस्ट द कांस्टेंट पैरामीटर which it is a measure of. It is a measure of portion of flux.
portion of flux reaching coil 2, that coil 2 जिसे आप secondary coil भी बोल सकते हो, which is in vicinity of coil 1. This is called as coefficient of coupling which is denoted by K. अब ये हो गई बुक की लैंग्वेज, ठीक है, कि यहाँ पे करंट इस कॉइल में से फ्लो हो रहा है कॉइल 1 में से, सो ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड बनेगी, फील्ड है मतलब फील्ड लाइन से मतलब यहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है. सो अब ये करंट अगर चेंज होता है तो इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो तो चेंज होगा ही, बट इसी के क्लोजली हमने दूसरी कॉइल रखी है, सो ये फ्लक्स इस कॉइल के साथ भी लिंक्ड है. तो जैसे ही ये फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ पे जो लिंक था फ्लक्स वो भी चेंज हुआ, तो यहाँ का फ्लक्स, ये जो फ्लक्स इस कॉइल का फ्लक्स यहाँ पे रीच हो रहा है टू द कॉइल 2, ये कितना हो रहा है ये कौन मेजर करके देगा, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ सिंपल definition of coefficient of coupling which measures that up to which extent the flux linked with the secondary is changing. Understood? So और जितना coefficient of coupling ज़्यादा होगा मतलब उतना ही ज़्यादा फ्लक्स यहाँ तक रीच हो रहा है, जितना ज़्यादा फ्लक्स रीच होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फेनोमेना होगा, उतना ही ज़्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा, राइट. So EMF induced in a coil is directly proportional to mutual inductance, but mutual inductance is directly proportional to coefficient of coupling. ये जितना ज़्यादा ये उतना ही ज़्यादा, ये उतना ही ज़्यादा. Understood? So now see. तो ये हो गया coefficient of coupling का theoretical explanation. अब बात आती है डेरिवेशन की, राइट. डेरिवेशन नहीं है ये, एक सिंपल सा फॉर्मूला में डिराइव करना है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, ठीक है. अब टेक्स्ट बुक में जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया है, सो मैं आपको इजी वे में बताऊंगी, ठीक है. इजी वे में आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का फॉर्मूला डिराइव करके दूंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाना है. जो भी हमने सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखा वो सब यहाँ पे सिर्फ सिंपली फॉलो करना है, ठीक है. तो देखो, so let's start the derivation. It's not a derivation, it's just a mathematical steps. बहुत easy है, देखो. Okay, so see, first we'll talk about the coil 1 and then coil 2. अब देखो, this is a closed circuit through which the current is flowing I1. As soon as this current I1 will change, जैसे ही ये current I1 change होगा, जो फील्ड है वो बदलेगी. फील्ड बदली मतलब फील्ड लाइंस बदलेगी. फील्ड लाइन बदलने की वजह से जो फ्लक्स लिंक्ड है प्राइमरी के साथ वो चेंज होगा, एंड चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी विल इंड्यूस्ड EMF in the same coil, and we call this phenomena as a phenomena of self inductance. Okay, so प्राइमरी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हम L1 से डिनोट करते हैं. कैसे डिनोट करेंगे? L1 से, ठीक है. अब L का जनरल फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको बताया था, इट वॉज N∅/I. अब यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, तो यहाँ का L1, यहाँ का बोलेंगे L2, यहाँ का फ्लक्स ∅1 ∅2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1, यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स बोलेंगे N2. तो सेम फॉर्मूला इस कॉइल के लिए क्या होगा? N1 फाई के जगह पे ∅1/I के जगह पे I1. ओके, सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल. अब क्या होगा? ये करंट चेंज होने की वजह से इस कॉइल में तो सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है, बट नेबरिंग कॉइल का जो फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है. नेबरिंग कॉइल के साथ ये जो फ्लक्स लिंक है, जो फ्लक्स इस तरह से लिंक है, राइट. सो नेबरिंग कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है ये भी चेंज हो रहा है. सो नेबरिंग कॉइल में भी फेनोमेना होगा. इस कॉइल की वजह से नेबरिंग कॉइल में जो फेनोमेना होगा उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो for this current I1, mutual inductance in this coil, सेकेंड कॉइल का है सो सफिक्स 1, और प्राइमरी के करंट की वजह से सो 2 1. M21 indicates the mutual inductance in this coil because of current through this coil equals to, ठीक है. अब जनरल फॉर्मूला तो यही है, N∅/I. ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके वजह से हो रहा है?
प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से, सो यहाँ पे I के जगह पे क्या आएगा, I1। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस कॉइल में हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, सो नंबर ऑफ टर्न्स किसके रहेंगे, सेकेंडरी के, सो N2। बट यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक्ड है, यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक्ड है वो किसका है, प्राइमरी कॉइल का है जो इसके साथ लिंक्ड है, सो यहाँ पे क्या आएगा, phi12, where phi12 indicates the flux of primary, 1 means primary, 2 means secondary. So phi12 represents flux of coil 1 which is linked with the coil 2. This flux is changing, and so this phenomenon of mutual inductance is taking place in this coil. Understood? Okay. Now next, this phi12 is what? This phi12 equals to, phi12 क्या है, इस कॉइल का फ्लक्स जो इसके साथ भी लिंक्ड है, फ्लक्स ऑफ प्राइमरी विच इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी, और फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 विच इज लिंक्ड विद द कॉइल 2। अब ये कितना फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक्ड है, ये कौन मेजर करता है, ये मेजर करता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, सो यहाँ पे आएगा के, राइट। और कहाँ पे मेजर कर रहे हैं इस कॉइल का, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई, यहाँ पे आ जाएगा phi1। अंडरस्टूड? सो how I write this? This F phi12 is a flux of coil 1 which is linked with coil 2. So किसका फ्लक्स है, coil 1 का, so coil 1 का फ्लक्स हम phi1 से डिनोट करेंगे, और इसके साथ लिंक्ड है, तो कितना लिंक्ड है ये कौन मेजर करके देगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, so we have written phi12 equals to k phi1। Understood? So now with this M21 कितना होगा बताओ, दिस N2 विल बी एज इट इज, इसे हम कहते हैं इक्वेशन 1, इसे हम कहते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। सो 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दिस M21 इक्वल्स टू N2 एज इट इज अपॉन I1 एज इट इज। अब phi12 की वैल्यू कितनी आई, दिस इज k phi1, लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आया? ओके। अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग म्यूचुअली हो रहा है, तो अब हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे ये सर्किट जो है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, बैटरी की और रियोस्टेट लगा दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। दिस इज बैटरी, दिस इज की के, एंड दिस इज रियोस्टेट RH। ओके, इस तरह से। अब क्या होगा, अब इसे ऐसे ही रखो या फिर यहाँ पे ये रिप्लेस करके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो आप, ठीक है, चलेगा। अब क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करो, सो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट है I2। ओके, अब इस करंट को चेंज करो। जब ये करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक्ड है, फील्ड लाइंस इससे लिंक्ड है। जैसे ही करंट चेंज होगा, यहाँ का जो फ्लक्स है ये चेंज होगा, और ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेम कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सो इस कॉइल में क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना हो रहा है कॉइल 2 में। सो लेट दैट बी डिनोटेड बाय L2। अंडरस्टूड? अब वो कितना होगा, तो जनरल फॉर्मूला हमारा N phi अपॉन I। सेकेंड कॉइल में हो रहा है करके N2, उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है करके phi2, और करंट I2 के वजह से हो रहा है करके I2। समझ में आई बात? अब ये करंट चेंज हुआ, यहाँ पे जो फ्लक्स थे वो चेंज हुए, बट यही फ्लक्स अब इस कॉइल के साथ लिंक्ड है। अंडरस्टूड? तो जैसे ही ये करंट चेंज होगा, ये जो फ्लक्स है जो सेकेंड प्राइमरी के साथ लिंक्ड है वो भी चेंज होगा, और इसके वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब इस कॉइल के करंट के चेंज के वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, राइट। सो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस बी डिनोटेड बाय M12। Why M12? Because mutual inductance is taking place in this coil because of flux of this coil. So M12 equals to, फॉर्मूला तो यही रहेगा, N phi upon I। Mutual inductance in this coil is taking place because of change in current through this coil। ये करंट कितना है, I2, तो यहाँ पे आएगा I के जगह पे I2, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है जिसके टर्न्स है N1, तो यहाँ पे आएगा N1, और यहाँ पे आएगा phi21। Why phi21? Phi21 is a flux of coil 2 which is linked with the coil 1, so that's why phi21। Understood? So now ये phi21 जो है ये कितना होगा, phi21 क्या है, flux of coil 2 which is linked with the coil 1, right?
So how much flux of coil 2 is linked with the coil 1? So flux of coil 2 is denoted by phi 2, understood? और कितना फ्लक्स इस कॉइल का, कितना फ्लक्स phi 2 जो इस कॉइल का इस कॉइल के साथ लिंक्ड है, वो कौन बताएगा? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. सो दिस विल बी k phi 2, understood? So let this be equation number 4. Let this be equation number 5. So equation 5 imply this M12 is equals to this N1 upon I2. दिख रहा है आपको? Okay. So this N1 upon I2 as it is. अब phi 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं k के फॉर्म में k phi 2 and let this be equation number 6. Understood? So now proceeding ahead. Okay. Now in terms of magnitude, see M21 is a mutual inductance of this coil because of this, and M12 is a mutual inductance of coil 1 because of change in flux of this coil, right? So in magnitude I can say M12 is equals to M21 and is same. So हम जनरल रोटेशन ले लेंगे उसके लिए कैपिटल M, ठीक है? So अब will multiply equations 3 and equation 6. Multiplying equation 3 and equation 6. What is equation 3? M21 into equation 6 left hand side M12 is equals to right hand side में क्या है यहाँ पे N2 phi 1 upon I1 N2 this one k phi 1 upon I1 और ये है N1 k phi 2 upon this is I2. Okay, so now proceeding ahead, I'll say what will happen. But you know that in terms of a magnitude, this M21 equals to M12 is nothing but capital M. So if I write in place of M21 M12 as M, so M into M will be M square. So this will be M square equals to, अब यहाँ पे देखो इसे हम रीअरेंज करते हैं, ये k into k, दिस k into k, k स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे ये n1 लिखा, ये n1, ठीक है? n1 ये phi 1 अपॉन I1, मतलब ये टर्म हो गई n1 phi 1 I1. अब बचा n2 phi 2 I2. सो आई राइट n2 phi 2 अपॉन I2. अब क्या बचा? k into k and that will be k square. Okay, now so this M square equals to, now you observe the equation number 1. This is, इसको हमने रीअरेंज करके ऐसे लिखा. अब ये ब्रैकेट में के ये टर्म्स देखो n1 phi 1 upon I1, n1 phi 1 upon I1 is nothing but L1, so this is L1. n2 phi 2 upon I2, now see equation number 4, n2 phi 2 upon I2 is nothing but L2, so this is L2 and this is k square. Okay, so स्क्वायर अगर हम रिमूव कर दे तो क्या होगा? m इक्वल्स टू k और इसको अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ L1 L2. सो दिस वे यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. लेट दिस बी डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 7. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. अब ये नोटेशंस आपको मगअप नहीं करने, आपको सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ध्यान में रखना है. एक स्टैंडर्ड फॉर्म यही है n phi अपॉन I. पहले हमने प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करके प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस और सेकेंडरी में होने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा. फिर हमने सेकेंडरी कॉइल का करंट चेंज करके सेकेंडरी में होने वाला सेल्फ इंडक्टेंस और उसके साथ प्राइमरी कॉइल में होने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा. दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिला. ये k की वैल्यू
अगर 1 होगी, if value of k equals to 1, right, so it is said that two coils, जो दो coils हमने डायग्राम में ड्रॉ की थी, are perfectly coupled, are perfectly coupled. If value of k equals to 1, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है. If the value of coefficient of coupling is 1, then two coils are perfectly coupled, loosely coupled, will not coupled and so on. So the correct answer will be perfectly coupled. ये होगी फर्स्ट कंडीशन. इफ द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 0.5, k की वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा होती है, देन टू coils are tightly coupled, सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू और ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है फॉर द MCQs. थर्ड कंडीशन इज इफ वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 0.5, ये से मतलब 0.5 से अगर कम है, सो टू coils आर said to be loosely coupled. So remember these values of coefficient of coupling that decides the coupling between the two coils, whether it is perfectly coupled, tightly coupled or loosely coupled. Okay, so ये होगी प्रैक्टिकल चीज़ें. अगर अब हम थेरोटिकली मतलब ये आइडियल केसेस हो गए, हम प्रैक्टिकली अगर बात करें, सो नो टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड. दो कॉइल्स कभी भी परफेक्टली कपल्ड नहीं होती है, थिंकिंग प्रैक्टिकली. ओके, सो दिस आर द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. जितना कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज़्यादा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड EMF भी उतना ही ज़्यादा होगा. सो इन केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर में हमने देखा म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता है. सो इन ट्रांसफार्मर two coils are perfectly coupled so that coefficient of coupling is 1, and for that case the maximum EMF will induced in a coil. But sometimes when we run the home appliances, domestic appliances like electric clothes dryer, so in that case this maximum induced EMF can be a dangerous, and that's why in that case coupling should be less. ओके, सो हर वक्त मैक्सिमम कपलिंग, टाइटली कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग काम में नहीं आता है. होम अप्लायंसेस में आपको कपलिंग जो है वो लूजली रहे तो EMF कम इंड्यूस्ड होगा, कम EMF इंड्यूस्ड होगा तो कोई आपको उसके बैड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, डिसएडवांटेजेस नहीं मिलेंगे. ठीक है, और अगर दो कॉइल्स, ये आपको समझ में आ गया है, सो इसे हम इरेज कर देते हैं. अगर दो कॉइल्स, जैसा कि आपके पास सपोज टोरॉइड है, तो सपोज टोरॉइड में ये बीच में सॉफ्ट आयरन कोर होता है. सपोज यहाँ से आपने एक कॉइल, या फिर ट्रांसफार्मर हमने स्टडी किया, मतलब ट्रांसफार्मर अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ठीक है, ये इस तरह से सपोज एक टोरॉइड है. ठीक है, यहाँ से एक कॉइल बुन की, यहाँ से दूसरी कॉइल बुन की, सपोज इस तरह से. ठीक है, या फिर कोई भी एक सपोज ये सॉफ्ट आयरन कोर है, एक कोर लिया, सेम कोर पे हमने दो कॉइल्स वुंड किए. ठीक है, सो इफ यू आर वुंडिंग द टू कॉइल्स ऑन द सेम कोर, इफ टू कॉइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आर wounded on same core, then कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू हमेशा 1 होती है. रिमेंबर दिस. ओके, नाउ अपोजिट टू दिस, सपोज दिस इज वन कोर, दिस इज अनदर कोर. इस तरह से सपोज आयन का एक कोर है, सिलेंड्रिकल आयन कोर है, सपोज इस पे आपने एक कॉइल वुंड की इस तरह से, इस पे दूसरी कॉइल वुंड की इस तरह से. सो यहाँ पे क्या किया हमने, इफ टू कॉइल्स are wounded on different core, then the coefficient of coupling will be less than 1. Okay, remember this. Then in that case the value of k depends on two factors. The first factor is separation between two coil, दो coil के बीच separation कितना है. And second important thing on which it depends is
एंगल बिटवीन एक्सिस, ये कॉइल की एक्सिस ये कॉइल की एक्सिस ये, तो ये दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना है उस पर भी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करेगा, और ये दोनों कॉइल्स के बीच में सेपरेशन कितना है उस पर भी वैल्यू ऑफ के विल डिपेंड. ओके, अब ये कंसिडरिंग द सेकेंड कंडीशन दैट if your two coils are wounded on a different core, it may be air core, it may be iron core, then the value of coefficient of coupling depends on this factor too, right? That is axis, angle between the axis. So agar two coils, or we can say if axis of two coils, angle पे डिपेंड है ना, so अगर दो कॉइल्स के एक्सिस पैरेलल है, मतलब एंगल 0 हो गया, देन इन दैट केस कपलिंग विल बी मैक्सिमम. कपलिंग कैसे रहेगी? मैक्सिमम. और सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ एक्सिस ऑफ टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर, मतलब एक एक्सिस ऐसी है तो दूसरी एक्सिस ऐसी है, इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K will be minimum. So this way you have to remember all the conditions for the numerical value of coefficient of coupling, कि coefficient of coupling कब maximum रहेगा, कब minimum रहेगा, कब coil loosely या फिर tightly या फिर perfectly coupled रहेगी. ये आपको short answer question में या फिर MCQs के लिए भी आ सकता है. ठीक है, so आपको ऑल एंगल से 360 डिग्री के एंगल से खुद को प्रिपेयर करना है. डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, फॉर्मूला पे सही है कंडीशंस, और के कब मिनिमम रहेगा, कब मैक्सिमम रहेगा. सेम कोर पे वुंड करोगे तो के की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट कोर्स पे दो कॉइल को वुंड करोगे तो के की वैल्यू क्या रहेगी. एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर. आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो. ओके, सो now in the next lecture we'll go with the application part of this chapter, and that is transformer, which is going to be very interesting lecture. Okay, so get ready for that. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.